उत्तराखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। दिन भर के समाचारों के कार्यक्रम बस इतनी सी बात में आप सभी का स्वागत है। आज देखिए अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ। रूस ने तालिबानी शासन का समर्थन कर एक नई चाल चल दी है। रूस के अनुसार तालिबानी शासन में गनी के शासन की अपेक्षा अधिक शांति एवं स्थिरता है। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति अशरफ गनी रुपयों से भरी 4 कार एवं एक हेलीकॉप्टर लेकर भाग गए हैं। पता चला है कि अफगानी राष्ट्रपति गनी को तजाकिस्तान ने विमान लैंडिंग की अनुमति नहीं प्रदान की है। उधर अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने C-17 ग्लोब मास्टर नामक एक विशेष विमान भेजा, जिसमें 120 यात्रियों को लेकर विमान गुजरात के जामनगर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि वर्तमान समय में लगभग 400 भारतीय काबुल में फंसे हुए हैं। इधर अफगानिस्तान पर तालिबान के आधिपत्य यानी कब्जे के पश्चात जम्मू कश्मीर में भी इस नए घटनाक्रम को लेकर रक्षा संकट बढ़ सकता है। बौखलाया पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में 370 हटने के पश्चात वहां पसरी शांति में विघ्न डालने हेतु तालिबानी आतंकियों को झोंक सकता है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इसके तात्कालिक परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, किंतु दूरगामी परिणाम घातक हो सकते हैं। इधर अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना वापस बुलाए जाने को लेकर सारे विश्व में अमेरिका पर प्रश्न उठ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जो स्थिति अभी अफगानिस्तान की हुई है उसका कारण अमेरिका ही है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि पिछले 20 वर्ष में उन्हें जितना अफगानियों के लिए करना था वह कर चुके हैं। अब अफगानिस्तान की शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व अफगानियों का है। विश्व मंच पर अब अमेरिका की किरकिरी भी हो रही है। जिस प्रकार से अमेरिका सेना वापस बुलाए जाने के पश्चात अफगानिस्तान में तालिबान का आतंकी राज आरंभ हुआ है, उसे देखकर ये कहा जा रहा है कि अब अमेरिका विश्व की सर्वोच्च शक्ति नहीं रहा। समाचार है कि काबुल एयरपोर्ट एवं पंजशीर को छोड़कर पूरा अफगानिस्तान अब तालिबान के आधिपत्य अर्थात कब्जे में है। इस मध्य तालिबान की संस्कृति परिषद का प्रमुख जबीउल्लाह मुजाहिद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। जबीउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताएगा कि तालिबान का शासन कैसा होगा। काबुल पर तालिबान का आधिपत्य अर्थात कब्जा होने के पश्चात अधिकतर देशों ने वहां से अपने दूतावास के कर्मचारियों को बाहर निकालना आरंभ कर दिया है। भारत ने भी मंगलवार को अपने दूतावास को खाली करा लिया। अब अफगानिस्तान में रूस, चीन एवं तुर्की के दूतावास ही कार्य कर रहे हैं। इस बीच तालिबान ने भारत को लेकर एक अहम बयान दिया है। इसमें तालिबान ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में जिन प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था उसे उन्हें पूर्ण करना चाहिए। भारत अफगानिस्तान में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और वहां पर लगभग $3 अरब का निवेश किया गया है। इससे पहले तालिबानी प्रवक्ता ने कहा था कि उसे भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि ये भारत एवं पाकिस्तान का आपसी मामला है। इस बीच भारत ने कभी भी तालिबानी शासन को मान्यता नहीं दी है। इधर सोशल मीडिया जायंट फेसबुक ने तालिबान को अपने फेसबुक मंच से प्रतिबंधित कर दिया है। फेसबुक प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी कानून के अंतर्गत तालिबान एक आतंकी संगठन है, इसलिए फेसबुक उसे प्रमोट नहीं करेगा। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर यदि आप सोच रहे हैं कि ये कम होगा तो आप भ्रम में हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि कांग्रेस जो ऑयल बॉन्ड के क्रय अर्थात बिक्री की व्यवस्था उसने आरंभ की थी वह अभी तक चल रही है, अतः सरकार को अधिक देनदारी करनी पड़ रही है। इसीलिए निकट भविष्य में पेट्रोल डीजल के मूल्य कम होने की कोई संभावना नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून कुछ दिन के अंतराल के पश्चात पुनः सक्रिय होने लगा है। इसके कारण दक्षिण तथा मध्य भारत में बरसात में तेजी आने लगी है। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि ओडिशा अपतटीय क्षेत्र तथा आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र से लगी बंगाल की खाड़ी में अगले 24 घंटे के दौरान कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। ऐसा होने से उत्तर भारत और गुजरात में वर्षा की संभावना है। अगले 5 दिनों में बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एवं विदर्भ में व्यापक वर्षा हो सकती है। राजस्थान मौसम विभाग के डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा के अनुसार प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालवाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, कोटा, बरा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ जिलों में 1-2 स्थान पर गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में 20 अगस्त तक वर्षा होने के आसार नहीं हैं। आईएमडी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में जयपुर का तापमान अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एवं फैजाबाद के पश्चात अब अलीगढ़ का नाम भी परिवर्तित किया जाएगा।
जिला पंचायत की बोर्ड बैठक में अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ रखने का प्रस्ताव पारित हुआ है। इससे पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वर्ष 1992 में इसका नाम हरिगढ़ करने का प्रयास किया था, किंतु उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए अलीगढ़ का नाम परिवर्तित नहीं किया जा सका था। वैसे अलीगढ़ का वास्तविक नाम हरिगढ़ ही है, जिसके बाद अलीगढ़ कर दिया गया था। इसी तरह मैनपुरी का नाम भी मयन नगर किया जाने वाला है। कोरोना महामारी को लेकर कल का दिन राहत देने वाला रहा। 16 अगस्त को कोरोना के 24,692 मामले पंजीकृत किए गए। 36,862 कोरोना रोगी ठीक हुए हैं, जबकि 438 संक्रमितों की मृत्यु हो गई है। नए केस का आंकड़ा 154 दिन पश्चात सबसे कम रहा। इससे पूर्व 15 मार्च को 24,437 केस सामने आए थे। सोमवार को एक्टिव केस यानी चिकित्सा करा रहे रोगियों की संख्या में भी 12,610 की कमी आई है। अब कुल 3,63,000 कोरोना रोगियों की चिकित्सा की जा रही है। और अब देश के किसानों के लिए एक बड़ा शुभ समाचार। केंद्र सरकार किसानों की सम्मान निधि को 2,000 से बढ़ाकर 4,000 करने जा रही है। यदि ऐसा हुआ तो किसानों को 6,000 के स्थान पर 12,000 रुपए एक वर्ष में 3 किस्तों के रूप में मिलेंगे। मोदी सरकार ने 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना आरंभ की थी। इस स्कीम में सरकार छोटे किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपए 3 किस्तों में देती है। प्रथम किस्त 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच आती है। द्वितीय किस्त 1 अप्रैल से 31 जुलाई और तृतीय किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर तक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाती है। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के आरंभ होने के पश्चात अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार देवबंद में कमांडो सेंटर खोलने जा रही है। इस सेंटर पर प्रदेश के चुने हुए 1.5 दर्जन एटीएस अफसरों की नियुक्ति की जाएगी। देवबंद में इसके लिए 2,000 वर्ग मीटर जमीन भी अलॉट की जा चुकी है। यद्यपि देवबंद से पूर्व लखनऊ एवं नोएडा में भी कमांडो सेंटर खोलने की तैयारियां चल रही हैं। नोएडा में ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लखनऊ में ये अमौसी एयरपोर्ट के पास स्थित होगा। यूपी के सहारनपुर जिले में स्थित देवबंद इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसे आतंकवादी पकड़े हैं जिनका संबंध देवबंद से रहा है। वर्ष 2019 में एटीएस ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी देवबंद से गिरफ्तार किए थे। यहाँ से बांग्लादेशी और आईएसआई एजेंट भी पकड़े जा चुके हैं। इस बार 22 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है, किंतु राखी पर भद्रा का साया नहीं रहेगा। पूर्णिमा तिथि का आरंभ 21 अगस्त को सायं 7 बजे से हो जाएगा और इसकी समाप्ति 22 अगस्त को सायं 5:31 पर होगी। किंतु भद्रा का साया 22 अगस्त को प्रातः 6:15 पर ही समाप्त हो रहा है। बहनों को भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने हेतु इस बार 11 घंटे 16 मिनट का समय प्राप्त होगा। किंतु राखी बांधने का सर्वाधिक शुभ मुहूर्त अपराह्न 1:42 से 4:18 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 2 घंटे 36 मिनट की रहेगी। राजस्थान के अजमेर जिले में मंगलवार को 2 ट्रेलरों में जोरदार भिड़ंत के पश्चात भयंकर आग लग गई। इस सड़क दुर्घटना में 4 व्यक्ति जीवित जल गए। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 8 पर सुबह 6 बजे के आसपास ये दुर्घटना हुई। दुर्घटना के चलते हाईवे पर लंबा जाम लग गया। बताया जा रहा है कि एक ट्रेलर में टाइल्स पाउडर भरा था, जबकि दूसरे में मार्बल की थप्पियां लदी थीं। जयपुर से ब्यावर की ओर जा रहा ट्रेलर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से दूसरी ओर जा पहुंचा और इसी समय वहां से जा रहे दूसरे ट्रेलर से उसकी भिड़ंत हो गई। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति में योगी सरकार ने 1 बच्चे वाले दंपतियों को सीमित लाभ दिए जाने का प्रस्ताव रखा है। आइए आपको बताते हैं कि ये लाभ किसे और कैसे मिलेगा। 2 बच्चे वालों को ग्रीन एवं 1 बच्चे वालों को गोल्ड कार्ड दिया जाएगा, जिससे योजनाओं का लाभ लेने के संबंधित प्रपत्र बार बार दिखाना ना पड़े। 45 वर्ष की आयु तक एक ही बच्चा रखने वाली सभी महिलाओं को 1 लाख रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ट्रांसजेंडर बच्चे को दिव्यांग के रूप में देखा जाएगा, यानी 2 बच्चों में एक के ट्रांसजेंडर होने की दशा में भी परिवार को 1 बच्चे के दिव्यांग होने की भांति ही तीसरे बच्चे की छूट मिलेगी। दंपत्ति में तलाक के पश्चात जो बच्चा पति या पत्नी की कस्टडी में रहेगा वह उसकी यूनिट में ही जोड़ा जाएगा। नसबंदी कराने की कोई पाबंदी नहीं होगी। यदि एक परिवार में महिला की उम्र 45 वर्ष है और उसके सबसे छोटे बच्चे की उम्र 10 वर्ष है तो ऐसे दंपत्ति के लिए नसबंदी की आवश्यकता नहीं होगी। किसी को प्रेरित कर उसकी स्वेच्छा से नसबंदी कराने की दशा में संबंधित आशा वर्कर को अतिरिक्त मानदेय दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 16,488 घरों के निर्माण की स्वीकृति दी है। अभी तक 1.25 करोड़ घर बनाकर सरकार गरीबों को निःशुल्क आवास प्रदान कर चुकी है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन करने के लिए सरकार ने मोबाइल आधारित आवास ऐप बनाया है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। डाउनलोड करने के पश्चात आपको मोबाइल नंबर की सहायता से इसमें लॉगिन आईडी बनानी होगी। इसके पश्चात ये ऐप आपके मोबाइल नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड भेजेगा। इसकी सहायता से लॉगिन करने के पश्चात आवश्यक जानकारियां भरें। PMAY में घर प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पश्चात केंद्र सरकार लाभार्थियों का चुनाव करती है। इसके पश्चात लाभार्थियों की फाइनल लिस्ट PMAYG की वेबसाइट पर डाल दी जाती है। निम्न आय वर्ग सूची में घर प्राप्त करने के लिए आवेदक की घरेलू आमदनी 3 लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। तो दर्शकों, बस इतनी सी बात के समाचारों में आज बस इतना ही। टीवी पर यही समाचार आप दिन भर देखते हैं और घंटों समय व्यर्थ करते हैं। इसी कारण अखंड मंथन ने ये अभियान आरंभ किया है कि दिन भर के समाचारों को शुद्ध हिंदी भाषा में संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा। यदि आप टीवी या वेबसाइट पर देखेंगे तो यही समाचार आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त ताज़ा समाचारों की अपडेट हम समय समय पर आपके लिए करते रहेंगे। भविष्यवाणियों का कार्यक्रम चलता रहेगा। निःशुल्क ज्योतिष समाधान का कार्यक्रम भी शीघ्र आरंभ होने वाला है। दर्शकों, यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आपका हृदय से आभार। नमस्कार।